हौसले के तरकश में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रखो। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल पुलिसिया एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की परीक्षाएं चल रही हैं और अधिकतर बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं। मैथ्स की अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए तो उसका लेवल कई शिफ्ट में हार्ड आया है, कई शिफ्ट में आसान आया है। तो मेरे जो अपने ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं उन्होंने मुझे कई सारे मैथ्स के क्वेश्चन सेंड किए हैं जो आने वाले एग्जाम्स में उसी पैटर्न पर रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हो भी रहे हैं। तो उन्हीं का मैं एक एनालिसिस लेकर आया हूं आपके सामने। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी है ताकि आप अपने एग्जाम में 15 में से 11 से 12 क्वेश्चन मेरे इन्हीं तरीकों से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप जैसे पढ़ पा रहे हैं, एक चीज और, इस क्वेश्चंस को जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा आपको वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करने के बाद में आपको मेरी ये वीडियो देखनी है और इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी? हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? हमें इतना बता रखा है कि कोई राशि है, मैंने मान लिया वह राशि 1 थी। क्लियर है? वह राशि 1 थी और 12 साल में वह कितनी हो गई? 7 हो गई। मुझे क्लियर सा पता चल रहा है कि इस पे कितना ब्याज मिला है? 6 का ब्याज मिला है। 6 का ब्याज मिला है कितने टाइम के लिए? 12 साल के लिए। क्या इतनी सी बात में किसी को डाउट है? एक राशि थी, उस पर 12 साल तक ब्याज मिलकर वह अमाउंट 7 बन गया, मिश्र धन हमारा 7 बन गया। कितना ब्याज मिला? 6 ब्याज मिला। कब तक के लिए? 12 वर्षों के लिए। अब उसने यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर वह टाइम पीरियड 20 साल होता, अगर वह टाइम पीरियड 20 साल होता तो आपका मिश्र धन कितना होता? कितना हो जाएगा? अगर ये 6 टाइम 12 वर्ष था और उसको 6 ब्याज मिल रहा था, मतलब उसका आधा, तो आप सीधी से एक बात बताइए, 20 साल पे उसको कितना ब्याज मिल रहा होगा? बहुत बढ़िया, 10। अब देखिए इसमें क्या है, बच्चे कहां गलती कर रहे होंगे। मैं आपको इसके ऑप्शन दिखाता हूं। इसके ऑप्शन क्या थे? 10, 11, 12, 13। ये 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में आ रखे थे। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? जल्दबाजी में 10 आ गया और इसको टिक कर देंगे, यही इनका आंसर होगा। लेकिन गलत। ये 10 क्या है? ये 10 आया है 20 सालों का ब्याज। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है तो 20 वर्षों में कितना गुना वह राशि हो जाएगी? एक बात बताइए, 10 ब्याज मिला है, एक वह मूलधन पहले ही था, तो कुल हमारा मिश्रधन कितना हो गया होगा? 11। इसका सही उत्तर क्या है? 11। क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। कुछ नहीं करना, बस आपको चीजों को देखना है, एनालिसिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई संख्या का 48% 1200 है तो उस संख्या का 100% कितना होगा? देखिए कितना प्यारा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई संख्या है और उसका 48%, उस संख्या का 48% दे रखा है। कितना? 48% आपको दे रखा है 1200 रुपए, और आपसे इतना पूछ लिया कि आप उसका 100% बता दीजिए। कुछ है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से इसको आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे? 48% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200 रुपया। तो मुझे एक बात बताइए, 4800 का डबल कितना होता है? 96%। 96% कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। जब 96% 2400 रुपए है तो 100% इसी के आसपास लाई कर रहा होगा। तो जो भी ऑप्शन आपके 3000 से ऊपर या ये ले लो 2400 से कम है, वो तो अलग ही हो जाएंगे। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? 96% कितना हो जाएगा? 2400 रुपया। और बचा कितना? 4%। 4% कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा? 2500 रुपए। अगर हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा? 2500 रुपए। चलिए अब इसको एक बार वैसे भी देख लेते हैं। 1200 रुपए जो वैल्यू है वह कितने की वैल्यू है? वह है 48 की। और आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा है 100 की वैल्यू। 12 एकम 12, 12 चौक 48, ये गया 25 पर। 2500 इस सवाल का आंसर है। और यही देखिए, यही हमारा आंसर आ रहा था। मैं आपको वही बता रहा हूं, अगर आप चाहें आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे और ऑप्शन से ही आंसर निकाल रहे होंगे। बस आपको माइंड में देखना है 48% 1200 है, तो 48 का डबल कितना? 96%। 96% कितना हो गया? 2400 रुपए। और बात आती है कितना? 4% की। 4% लगभग 100 बन रहा है, इसका कंप्लीट 100 बन रहा है। 2500 इस सवाल का आंसर हो गया। क्या आपको ये बात आई समझ में? अगर आपको हमारे ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, ये पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु को 28% की छूट पर 1800 रुपए में बेचा गया तो उसी वस्तु को 37% की छूट पर कितने रुपए में बेचा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु है उसको हमने 28% की छूट देकर कितने में बेच दिया? 1800 रुपए में। क्लियर है? अब वह पूछ रहे हैं अगर वह 28% की छूट नहीं होती, वह छूट कितने की होती? वह छूट होती 37% की, तो उस राशि को मैं कितने में बेच रहा होता। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, उसको आप देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपना? कॉन्सेप्ट अपना कहता है एमपी रेशो एसपी। अगर और डिटेल में बात करें तो यहां पर आ जाएगा सीपी, लेकिन सीपी की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? एक बात बताइए, डिस्काउंट जो होता है, बट्टा होता है, वो हमेशा किस पर दिया जाता है? वह हमेशा दिया जाता है किस पर? आपका मार्क प्राइस पर। जो अंकित मूल्य होता है उस पर हमेशा डिस्काउंट बट्टा दिया जाता है। ठीक है, अगर मैंने मान लिया मेरा मार्क प्राइस 100 रुपया था और उस पर मैंने 28 रुपए की छूट दे दी, 100 रुपया मेरा मार्क प्राइस था, मैंने 28 की छूट दे दी, तो मेरा कितने का आर्टिकल बिक रहा होगा? वह वस्तु मेरी कितने की बिक रही होगी? वह मेरी बिक रही होगी 72 रुपए की। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? और उसने यही तो बोल रखा है, ये जो 72 है कितने रुपए हैं? ये 1800 की वैल्यू है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये जो 72 है 1800 की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे? 1800 जो है वो आपके 72 की वैल्यू है। क्लियर है? और आपसे पूछा क्या है? 37% डिस्काउंट दे दो। अगर मैं 37% डिस्काउंट दे दूं तो मुझसे 63 की वैल्यू तो पूछे। बस ये लो जी, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन यही खत्म हो गया। कैसे जाएगा? 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 8 1 जा 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये लो जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। 225 गुणा में 7, ये आपका आंसर दे रहा होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे, क्वेश्चन बहुत इजी से भी आएंगे कि आप देखते ही उनको उड़ा रहे होंगे, बशर्ते आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर रहे होगे। क्लियर है? कोई ज़रूरत नहीं है आप इसको एक्स लेकर करें कि वैल्यू को फिर काफ़ी लंबा बनाए, वो बनाए नहीं, आपको वो समझना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए कितना शानदार सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है अगर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अच्छा ये सारा छोड़ दीजिए, आप सभी लिखा पढ़ी में तो सारे उस्ताद हैं, तो एक बात बताइए आपको लाभ कब हो सकता है? अगर मैं ये मार्कर 10 रुपए में ये मार्कर मैं खरीद कर लाया और मैं इसको 15 रुपए में बेच रहा हूं, क्या मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? आप बोलोगे सर 5 रुपए का फायदा होगा। वही क्वेश्चन यहां कह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है अगर सीपी आपका 10 है और एसपी आपका 15 है तो आपको बता देना कितने का लाभ हो रहा है। 10 रुपए की मैं चीज लेकर आया, 15 रुपए में बेच दिया, मुझे कितने का फायदा हुआ? 5 का। और ये बात तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकाला जाता है? सीपी पर। तो सीपी कितना था? 10। कितना आ गया भाई? 50%। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? लेकिन एक चीज और, 50% भी ऑप्शन में दे रखा होगा और ऑप्शन में 33 सही 1/3% भी दे रखा होगा। अधिकतर बच्चे क्या कर रहे होंगे? 33 सही 1/3% को सही कर रहे होंगे। क्यों दे रखा होगा उसको समझिए। आपको ये दिख रहा होगा हाँ भाई 5 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको आप 15 पे काउंट करके 1/3 कर रहे होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और ये 1/3 की फ्रैक्शन ये, लेकिन ये गलत है और सही क्या है? 50%। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। देखिए मैं बार बार एक बात को कहता हूं अपनी ऑफलाइन बैचेस में कहता हूं और यहां भी कहूंगा, अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है, केवल आप उसका अर्थ निकालिए और आप उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। अगर आपने इसका अर्थ निकाल लिया कि सीपी 10 है एसपी 15 है तो आप इसको माइंड में ही कर रहे होंगे। कैसे? सीपी 10 रुपए था, बेचा 15 में, 5 का लाभ कितने पर? 10 पर, मतलब कि 1/2 फ्रैक्शन बनी, 50% आंसर। ऑप्शन देखते ही आप उसको टिक कर रहे होंगे, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो कुल वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एडवांस मैथ का आ गया। ठीक है, इन तरह के क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे होते हैं, हमें पहले तो इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे कर रहे होंगे। ये कह रहे हैं वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर। अच्छा परिधि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2πr। क्लियर है? 2πr सर्कमफेरेंस और रेडियस r, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 37।
इतनी सी बात आई समझ में। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन की ये इक्वेशन बना ली है, समझिए आपने आधा क्वेश्चन अपना सॉल्व कर दिया है। क्या कह रहा है ये, वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर, और उसका जो रेडियस है, त्रिज्या, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है 37 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आगे हम क्या कर रहे होंगे, जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट करते जाइए। 2 पाई आर मतलब कि 2 पाई मतलब 22/7, 22 दूनी 44, 44/7। क्लियर है ये 44 कैसे आया है, हम एक स्टेप बढ़ाते मैंने ये डायरेक्ट ही माइंड में कर दिया। 22/7, 22 दूनी 44/7। क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहा है ये, आर माइनस आर कितना है 37। इतनी सी, मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बना रहा हूं, हम सारा माइंड में कर रहे होंगे। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा 44/7 आर माइनस आर, आप आर को कॉमन ले सकते हैं। मैंने आर कॉमन लिया, कितना बचाइए 44, 7 - 1 ये, और ये कुछ 37। अब आप इस इक्वेशन को माइंड में सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, 44 में से 7 गया 37, 37/7 मतलब कितना आया ये हमारा 37/7 बराबर 37, और ये किसका था आर। समझ रहे हैं क्या कुछ होगा इसमें, हाँ इसमें काटा पीटी करेगी। 37 एकम 37, 37 एकम 37 कितना आ गया, रेडियस आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। देखिए आपने रेडियस निकाला, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आप चाहें यहीं से क्वेश्चन को ऑप्शन से देखकर सॉल्व कर देंगे। किस तरह से, आपको बताना क्या है, क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास कितना आ गया 7, मतलब 22/7 गुणा में रेडियस कितना है 7, 7 गुणा 7, 7 से 60 कट गया, 22 सत्ते 154, 154 इस सवाल का आंसर है। देखिए अब मैं आपको भी बता रहा था कि इस क्वेश्चन को हम माइंड में भी कर सकते हैं, किस तरह से उसे समझिए। ठीक है, ये इसका डिटेल सॉल्यूशन था। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस तरीके से भी आप सॉल्व करोगे 30 से 40 सेकंड के अंदर आप इसको आराम से सॉल्व कर देंगे, 154 आंसर आ जाएगा। अब इसको माइंड में कैसे सॉल्व कर रहे होंगे वो देखिए। 2 पाई आर माइनस आर 37, जैसे ही मैंने देखा 2 पाई आर, मैं माइंड में इक्वेशन बनाऊंगा 44/7 आर माइनस आर बराबर 37। जैसे ही मैंने ये बनाया, मेरे माइंड में एक चीज आ रही होगी कि 44/7 माइनस 1 है, इसका मतलब क्या बना 7 एकम 7, 44 में वो 7 माइनस हो रहा होगा /7, कितना आ गया 37/7। माइंड में इक्वेशन आ रही होगी 37/7 और ये 7, ये कट रहा होगा और ये आर कितना आ रहा होगा 7। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इस चीज को देखो समझना बहुत जरूरी है। यहां से रेडियस आपका 7 आया, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, रेडियस 7 आया, इसका मतलब पाई का जो 22/7 था वो 7 से 7 कट जाएगा। आपने डिटेल में तो आंसर निकाल दिया है, मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देखकर भी सॉल्व कर दें। समझ पा रहे हैं, रेडियस आपका 7 आ गया, तो पाई का जो 22/7 है वो 7 तो कट जाएगा नीचे वाला, और रेडियस में आर का स्क्वायर होता है, एक ही 7 बचेगा। कहने का मतलब जो आपका आंसर होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा, वो 11 का भी मल्टीपल होगा और वो 7 का भी मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इसके ऑप्शन नहीं पता थे, लेकिन मैं एक ऐसी दे देता हूं आपको रैंडमली। इसके ऑप्शन 154 था, 160, 180, ठीक है, और मैंने ले लिया 88। चलिए ये मैंने ले लिया। अब आप देखिए, अगर ये 4 ऑप्शन है तो आप इसमें से किसे हटा देंगे। ये ऑप्शन आए हुए नहीं है, मैंने एक रैंडमली ले लिया ताकि आप ऑप्शन से हटाना सीख जाएं। कैसे कर रहे होंगे आप, आपने देखा 160, क्या 160 11 से जाता है, नहीं जाता, ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आपका जो आर की वैल्यू है 7 आ गई है और वो कहीं ना कहीं उसमें कट रही होगी। समझ पा रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हाँ ये हो जाएगा, 11 से कट रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है, नहीं। कहने का मतलब जो आपका आंसर होगा वो 11 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा, तभी वो आंसर निकलेगा। अब जैसे 154 देखिए, 11 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 11 कम 11, 11 चौक 44 गया। 7 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 गया। ये आपका परफेक्ट आंसर हो रहा होगा। ऑप्शन ये नहीं थे, मैं एक आपको रैंडम तरीका बता रहा हूं, आप इस बात को लिंक कर लेना, ठीक है, जिस तरह से आपके एग्जाम में आ रहा होगा। बाकी डिटेल सॉल्यूशन ये था। क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 27। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप पहले एक छोटी सी चीज मुझे बताइए, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। अगर मैंने बोला 5, 6, 7, 8, क्या ये क्रमागत संख्याएं, हाँ बिल्कुल है। कोई भी संख्याएं जो लगातार आ रही हैं वही क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं। इसको हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई नंबर a है, अगली संख्या क्या होगी a+1, अगली संख्या क्या होगी
a+2। अगली संख्या क्या होगी, a+3। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब मैं इसी हिसाब से पीछे की संख्या पूछने लग जाऊं, ये a के पीछे वाली संख्या क्या होगी, a-1। इसके पीछे क्या होगी, a-2। इसी तरीके से सीरीज चलेगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप वो बेसिक बात समझें। क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा दे, आपको फंसना नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने a को 27 मान लिया, तो अगली संख्या मेरी क्या होगी, 28, अगली 29, पीछे क्या होगी 26, अगली क्या होगी 25। ये हो गई आपकी 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। अब एक बात और समझिए, मैंने ये आगे 2 और पीछे 2 क्यों लिया, कई बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, उसने बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। औसत क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का औसत उसके बीच वाली संख्या ही होती है। सपोज मैंने 1 से लेकर 5 तक संख्याएं ले ली, 1 2 3 4 5, इनका औसत क्या होगा, आप औसत क्या करोगे, सम करके बट्टा कर दोगे, आ जाएगा औसत इसका आएगा 3। हम एक चीज देख पा रहे हैं, जो क्रमागत संख्या है उसका औसत कहीं ना कहीं बीच वाली संख्या लाई कर रही होती है। तो ये 27 जो इसका औसत है, तो इसके आगे 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं पीछे होंगी। ये बात समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम बच्चों को ये बात आ रही होगी समझ में, जिसे नहीं आ रही उसको मैंने बता दिया। अब आप ये देखिए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा। आपको करना कुछ नहीं है, 25 गुणा 29। क्लियर है? 25 गुणा 29 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इसका आंसर बन रहा है, जैसे आप इसमें 25 गुणा 29 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 725। इस सवाल का आंसर है। अच्छा, अब एक बात और समझिए आप, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या इस क्वेश्चन को बिना लिखे बिना कुछ किए डायरेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। जैसे ही मुझे क्रमागत संख्याओं का औसत 27 मिला, मुझे सबसे बड़ी सबसे छोटी माइंड में ही पता चल जाएगी। कैसे? 5 क्रमागत संख्या 27 है, उससे बड़ी सबसे बड़ी क्या बनेगी 29, सबसे छोटी क्या बनेगी 25। 25 गुणा 29 मेरा आंसर आ रहा होगा क्या 725। एक और तरीका है सॉल्व करने का। मान लीजिए जो आपके ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया आपका ऑप्शन डी। अगर इस ऑप्शन के लास्ट में 0 है, इस ऑप्शन के लास्ट में 3 है और इस ऑप्शन के लास्ट में 5 है, तो एक बात और मुझे समझ में आई, 25 गुणा 29 मतलब 9 पंजे 45, लास्ट में 5 आ रहा होगा। ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा, ये आंसर कभी नहीं होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये आपका एग्जाम को काफी टाइम बचा के दे सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में 30 सेकंड लगाएंगे, तो अगर आपने ये चीजें फॉलो करी और मान लीजिए चारों ऑप्शन की जो यूनिट डिजिट अलग है, तो आप डायरेक्ट इसी को टिक कर रहे होंगे, आपको ये इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई 25 गुणा 29 क्या होता है। समझ पा रहे हैं? आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, तो वीडियो को बैक करिए, दोबारा देखिए और समझ के फिर आगे आइए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 12 वर्ष के बाद अनुपात 11:5 हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा समझिए, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो उसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, वो पूछ क्या रहा है आपको वो देखना है। उसने पूछा पिता की वर्तमान आयु। आप बच्चे क्या गलती करेंगे, पिता की बाद वाली आयु बता देंगे 12 साल जोड़कर, और वो ऑप्शन में भी दे रखा होगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको डिटेल तरीका भी बताऊंगा, आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता रहा हूं, जिससे आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे। यही वह क्वेश्चन होते हैं जिनको देखकर बच्चे बोलते हैं सर मैथ का क्वेश्चन हार्ड आया था, लेवल हार्ड आया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फादर और उसकी डॉटर है, इन दोनों की जो आयु है उसका रेशियो कितना दे रखा है आपको, 3:1। 12 साल के बाद वो रेशियो कितना हो जाता है, 11:5। इतनी सी बात दे रखी है। मैंने मान लिया पिता की वर्तमान आयु जो है वो 3x है। समझ रहे हो? अब देखो इसको डिटेल मेथड में, डिटेल तरीके से हम कैसे कर रहे होंगे। ये फादर साहब हो गए हमारे, ये होगी उनकी डॉटर। फादर की अगर प्रेजेंट एज 3x है, डॉटर की प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 1x। 12 साल के बाद, तो इसमें मैं 12 साल ऐड कर रहा हूँ। ये लो जी 12 साल ऐड कर दिए। ये 3x क्या है, 3x क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। 3x है आपकी पिता की प्रेजेंट एज। आपको ध्यान रखना है इस बात को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है, इक्वेशन भी उसी हिसाब से बनानी है। अगर वो पूछता पिता की 12 साल के बाद कितनी उम्र होगी, तो आपको क्या बताना था, 3x + 12। समझ पा रहे हैं? आपको अभी बताना है 3x, इसको आप अलग से लिख लीजिए वरना आप गलती ही कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। डॉटर की एज कितनी होगी 1x। 12 साल के बाद ये रेशियो कितना हो जाता है 11/5।
5। क्या आप इतनी सी बात को समझ पा रहे हैं? इस इक्वेशन को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, चलो। 5 तिया 15x जमा 12 पंजे 60, 11x जमा 132। समझ रहे हैं? डिटेल कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में आप कर रहे होंगे। समझिए आगे। 11x वहां जाके माइनस हो जाएगा, 4x, 60 यहां आके माइनस होगा, 72। कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 18। x की वैल्यू अगर 18 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुना 18, 54। मतलब फादर की जो एज थी वो कितनी थी? 54। 54 इस सवाल का आंसर है। एक चीज और आपको बताता हूं, इसका जो आंसर है 66 भी दे रखा होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आप इसमें 12 साल ऐड कर देंगे तो 66 बनेगा। 66 भी दे रखा होगा ऑप्शन में, और वो इससे पहले दे रखा होगा, बच्चे गलती कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए अब मैं इसको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे थोड़ा क्विकली सॉल्व कर रहे होंगे, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। ये तो था सारा डिटेल तरीका कि डिटेल में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तभी बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन छूट गया, और आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, आपको यहां नंबर जरूर देने हैं। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन सारे बच्चे कर रहे हैं वो तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, प्लस जो क्वेश्चन बच्चे छोड़ रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहे, उन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आसान क्वेश्चन है वो आपके लिए भी आसान है। अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया फिर तो वो बच्चा लीड लेकर चला जाएगा, जिस क्वेश्चन को वो नहीं कर पा रहा होगा, टफ होगा, अपने दिन रात एक करके पढ़ा होगा। आसान क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, बशर्ते अच्छे क्वेश्चन भी सही करें, जब भी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आइए देखते हैं इसको जल्दी कैसे कर रहे होंगे। फादर और डॉटर की आपने इक्वेशन बनाई 3:1, ये 11:5। आपको करना क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना उसको बैलेंस कर देना है। किस तरह से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, पहले समझते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6। आपको कुछ नहीं करना, इसके अंतर से इसको गुणा कर देना है, इसके अंतर को यहां गुणा कर देना है। क्या आ रहा होगा? 6 तिया 18, 6 एकम 6। समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझना। 11 दूनी 22, 5 दूनी 10। कहने का मतलब अगर पिता की एज 18 साल थी, बाद में हो गई 22 साल। अगर डॉटर की एज 6 साल थी, बाद में हो गई 10 साल। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। क्लियर है? लेकिन अंतर 4 नहीं है, उसने क्या बोल रखा है? 12 साल का अंतर है। अगर इसका रेशियो देखूं तो क्या आया? 12 साल, 4 की वैल्यू है, मुझे बतानी है 1 की, 3 यूनिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कितना था? 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 गुणा 3, 54 साल। ये हो गई पिता की। आप इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, ये तो मैंने लिखा, आपको इसमें भी टाइम लग रहा होगा 15-20 सेकंड। आप इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे कैसे? फादर की एज 3 से 1 रेशो हो गया, 11 से 6। आपने देखा इसका अंतर 6 है, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10। जैसे इसका आपने अंतर देखा 4, लेकिन रियल में कितना था? 12। कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 18 तिया 54 मेरा आंसर हो गया। अगर वो आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि बताइए डॉटर की वर्तमान एज कितनी होगी, डॉटर की, तो डॉटर की एज कितनी हो जाती? 6 तिया 18, 18 साल की डॉटर हो जाती। समझ पा रहे हैं? अगर वो पूछता फादर की बाद वाली एज कितनी थी, तो कितनी हो जाएगी? 22 गुणा 3, वो इसका आंसर हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपको बहुत से टीचर्स बताते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं बताते हुए इस चीज को बता के आगे बढ़ जाते। मैं आपको बताता हूं ये हो क्यों रहा है। ध्यान से देखिएगा एक बात, अगर मैं यही लूं, इसी चीज को लेकर रखता हूं, 3 से 11 हो गया, कहने का मतलब उनकी जो एज में डिफरेंस आया कितना आया? 8 का। 1 से 5 हो गया, एज में कितना अंतर आया? 4 का। फादर की जो एज में अंतर आया 8 साल का, डॉटर की एज में अंतर आया 4 साल का। क्या ऐसा होना कभी पॉसिबल है? खुद पर लगाकर सोचिए। सोचिए आप, अगर आपकी एज 20 साल है और आपके पिताजी की एज 40 साल है, 12 साल के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 32 साल। 12 साल बढ़ गई। आपके फादर की एज कितनी हो जाएगी? 52 साल। आप समझ पा रहे हैं? जितने उम्र आपके पिताजी की बढ़ रही होगी उतनी ही उम्र आपकी बढ़ रही होगी, उसी रेशो में चल रहा होगा। लेकिन यहां तो रेशो ही अलग था, ये 8 बढ़ रहा था, ये 4 बढ़ रहा था। हमने इसके रेशो को इक्वल करने के लिए, रेशो को बराबर करने के लिए हमने इनके गैप को बैलेंस कर दिया, और बैलेंस करके वो चीज इक्वल होगी। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन में टाइम लिया है, नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करें, इस क्वेश्चन पर दोबारा आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो पाइप किसी टंकी को भरने में 6 और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि तीसरा पाइप 12 घंटे में उस टंकी को खाली कर देता है तो बताइए तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो पाइप भर रहा है टंकी को उसमें प्लस का साइन लगाना है, जो खाली कर रहा है उसमें माइनस का साइन लगाना है, घटा का, इसी चीज को देखना है। अब बताइए, एक भर रहा है कितने में, 6 घंटे में, एक भर रहा है 8 घंटे में, और वो खाली कितने में कर रहा है, 12 घंटे में, माइनस का साइन लगा दिया। अब आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मैं आपको तरीका बताता हूं। आप डायरेक्ट एलसीएम मत लीजिए इसका एलसीएम कैसे लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 12, मैंने मान लिया 12 इसका एलसीएम है। क्या 12 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा, इसका मतलब एलसीएम या तो 12 है नहीं तो इसी का कोई मल्टीपल है। बड़े ध्यान से समझना बात को, इनमें से जो भी बड़ी संख्या है उसे एलसीएम मान लीजिए। मैंने मान लिया एलसीएम 12 है, क्लियर है, एलसीएम 12 है। क्या 12 6 से जा रहा है, सर जा रहा है, 6 दूनी 12 तो 12 हो सकता है। क्या 12 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा, इसलिए एलसीएम 12 नहीं है, इसका मल्टीपल होगा। चलिए अगला चेक करते हैं 24 को। क्या 24 12 से जाएगा, जाएगा, 12 दूनी 24। क्या 8 से जाएगा, 8 तिया 24 जाएगा। क्या 6 से जाएगा, 6 चौक 24 जा रहा है। इसका मतलब जो एलसीएम बना वो क्या बना, 24, क्लियर है। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। माइनस का टाइम था, माइनस की ही इसकी क्या आ रही होगी, क्षमता भरने की, ठीक है, ये आपकी कुल कैपेसिटी होगी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुल कैपेसिटी कितनी है, 24, और क्वेश्चन ने ये बोला है अगर ये तीनों मिलकर एक साथ कर रहे हो तो कितनी देर में करेंगे, आपको इसका सम कर लेना है। 4 और 3 7, 7 भरेगा तो 2 खाली करेगा, मतलब टोटल कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा भाई, 5 आ रहा होगा। इसका मतलब क्या आ गया इसका आंसर, 4.8 आवर्स। अब एक बात और समझिए आप, इसका आंसर आ गया 4.8 आवर। क्वेश्चन आपको दो तरीके से दे रखा होगा, या तो आपको क्वेश्चन कह रहा होगा ऑप्शन में इसी तरीके से दे रखा होगा 4.8 3.8 लाइक समथिंग, या आपको क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन ने दे रखा होगा इतने घंटे इतने मिनट। तो आपको ये 0.8 जो है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आपको ये जो 0.8 है इसको आपको 6 से इंटू कर देना है, क्लियर है। 4 घंटे तो पूरे हैं, 4 आवर। अब ये जो 0.8 था, इस 0.8 को क्या करना है आपको 60 से इंटू कर देना है। समझ पा रहे हैं, 8 6 48 पॉइंट से वो 0 कट गया, क्लियर है। 4 आवर 48 मिनट, ये आपका हो जाएगा क्या, टोटल टाइम। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे 48 मिनट। ये इसका सॉल्यूशन था। एलसीएम कैसे निकालना है ये इसमें मेन था जो आपको देखना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। सुमन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाजार जाता है, ये टाइपिंग का एरर है, ठीक है, आप जाता है मान लीजिए वरना इंग्लिश में पढ़िए। सुमन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाजार जाती है और वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। आपको औसत गति बतानी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो डिटेल वाला तरीका है जो हम कर रहे होंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस लेकर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझ पा रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी। एक तो वो तरीका है, एक और इसका तरीका है, कभी भी आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ जाए और आपसे वो एवरेज स्पीड पूछे तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को हमेशा ही आप क्या कर रहे होंगे, एक्स वाई लेकर, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू 2। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ध्यान रखिए आपको यही लगाना है, क्लियर है। वह कितने की स्पीड से गया, वह गया था कितने से, 4 से, या गई थी, इंटू 2 आएगा। वापस कितने से आई, 6 से। टोटल कितना था, x प्लस वाई, 4 जमा 6 10, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 नीचे 10 था, पॉइंट लगा दिया, मतलब कि 4.8 इस सवाल का आंसर है। सुमन की औसत गति क्या होगी, 4.8, जिसकी क्या होगी, स्पीड होगी। ये आपका आंसर हो गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। डिटेल भी है इसका, डिटेल करेंगे, डिटेल मुझे लगता है आपको आता होगा, ये चीज नहीं पता होगी। मैं बताइए 2 लोगों की बात करेगा वो स्पीड की, तो आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5, 7/9, 11/13 और 9/10।
कि आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं, आपसे पूछा इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए अगर मैं डायरेक्ट आपको नंबर दे दूं 10, 11, 12, 13, इनमें से आप बताइए बड़ी कौन सी, आप बोलेंगे सर 13 बड़ी है, बट्टे में आ जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपोजिट में इसको इंटू कर देना है और आपको देखना है जो बड़ा आ रहा होगा वही बड़ा आंसर होगा। कैसे? 9 तिया 27, 7 पंजे 35। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? 9 तिया 27, 27 यहां लिख दिया, 5 सत्ते 35 यहां लिख दिया। क्लियर है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 35 बड़ा है, ये छोटा है, ये हट जाएगा। क्लियर होगी? ये बड़ा है। अब इन दोनों में चेक करेंगे, 13 सत्ते, अब ये 35 भी यहां से हट जाएगा, 13 सत्ते 91, 11 निम्मा 99। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? आप देखेंगे 99 बड़ा है, ये भी यहां से हट जाएगा, यहां का 99 मिटा दो। अब आप इन दोनों में चेक करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 11 धाम 110, 13 निम्मा 117। क्लियर है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 110 छोटा है, ये भी कट जाएगा, 117 ये बड़ा है। कहने का मतलब 9/10 लार्जेस्ट पूछा है, 9/10 क्या हो जाएगा आपका? लार्जेस्ट हो जाएगा। क्या आपको ये तरीका समझ में आया? इसी के अगर मैं अपोजिट करके, मान लीजिए आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है स्मॉलेस्ट बताइए, आप स्मॉलेस्ट कैसे बता रहे होंगे? वही इन दोनों को, मान लीजिए हम इन्हीं दोनों को चेक कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? ये बड़ा था, ये कट जाएगा, छोटे में कंपेयर करते चले जाएंगे। क्लियर है? कर लोगे इस क्वेश्चन को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। A/B/C की वैल्यू दे रखी है 3:2:1। ये आपकी किसकी वैल्यू दे रखी है? A/B/C की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको क्या बोला है? इसके आधे का मान कितना दे रखा है आपको? इसके आधे का मान दे रखा है आपको 54, और आपसे पूछा क्या गया है? सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर बताइए, सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको यूनिट में ही मान लूं, ये 3x है, ये 2x है, ये 1x है, तो ये सारा कितना हो गया मेरा? 6x। देखो अर्थमेटिक क्या है मैं आपको फिर बताता हूं। अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़कर यदि आप इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। उसने यही तो बोला है कि A/B/C इसके आधे का जो सम है, इसके आधे का जो मान है वो 54 है। 6x का आधा, लो जी मैंने आधा कर दिया, कितना दे रखा है ये? 54। अगर आपने ये इक्वेशन बना दी, आपका क्वेश्चन 70% क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो गया। क्या कह रहा है ये? काट दीजिए, कट रहा है? हाँ। 6 एकम 6, 6 निम 54, 9 दूनी 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब मुझे एक बात बताइए, x की वैल्यू 18 आ गई, इसका मतलब c कितना होगा? 18 एकम 18। आपसे स्मॉल एफ टी तो पूछा है, क्या आप इन सबके रेशियो निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। 18 आपको ऑप्शन में 18 भी दे रखा होगा, क्या आप इसको टिक करेंगे? नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट की लाइन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? सबसे छोटी क्या होगा? 18। 18 सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 324। समझ पा रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा 324। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCM of 390 and 420 is 5460. फाइंड HCF। दो संख्याओं का LCM दे रखा है आपको, और वे दो संख्याएं कौन सी हैं? 390 और 420। इनका LCM दे रखा है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या आपको इस LCM को लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। HCF कैसे निकालते हैं आप उस चीज को सीख लीजिए। HCF होता है इन दो संख्याओं का HCF बताने, आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर आया 30, या तो HCF आपका 30 होगा, नहीं तो HCF आपका 15 होगा। मतलब इससे जो गुणा होने वाली जो बाकी की संख्याएं वही होंगी। HCF 30 से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा अब इसको कैसे चेक करें कि HCF 30 होगा? 30 क्या 390 से जाएगा? हाँ जी परफेक्टली कटेगा। क्या ये 420 से जाएगा? हाँ जी परफेक्ट कटेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? 30। क्लियर है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, अगर वह डिफरेंस इन दोनों से कट रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा होता तो क्या करते? 15 को चेक करते हम। क्लियर है? 15 भी नहीं जा रहा होता, 5 को चेक करते, 3 को चेक करते। क्लियर है? फिर 1 को करते, बिल्कुल नहीं जा रहा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसका आंसर 30 आ गया, यह आंसर नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5/6 में कितने 1/10 हैं? हाउ मैनी 1/10
इन 5/6। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 5/6 में कितने 1/10 हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, मेरे पे बहुत कमेंट्स आए हैं इस क्वेश्चन को ही लेकर, और ये मैंने स्पेशली क्वेश्चन इसमें डाला है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों ने क्या करा 5/6 लेकर इंटू x बराबर 1/10 इसे सॉल्व कर दिया। एक तो आंसर आपका ये निकलेगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, उसने पूछा है कि 1/10 गुणा x बराबर 5/6 की वैल्यू। समझ पा रहे हैं, उसने ये पूछा है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ रहा होगा। क्या इसका आंसर आ रहा है 50/6, कहने का मतलब 25/3 इस सवाल का आंसर है। समझ रहे हैं, क्या है इसका आंसर 25/3। क्लियर है, आपको 5/6 गुणा x बराबर 1/10 नहीं करना, आपको ये इक्वेशन बनानी है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से पूछा जाए, उसका आंसर क्या होगा 25/3। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है a/b की वैल्यू 1/2 दे रखी है। a/b की वैल्यू है 1/2, b/c आपको दिया हुआ है कितना 2/3, c/d दे रखा है आपको कितना 4/5, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सिंपली ये पूछा है कि आप बता दीजिए a/b/c/d की वैल्यू। क्लियर है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इनकी वैल्यूज बिठानी पड़ती हैं, a, b, c, d। a और b की वैल्यू कितनी है 1/2, b और c की वैल्यू कितनी है 2/3, c और d की वैल्यू कितनी है 4/5। क्या आप इतनी सी बात को समझ रहे हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्या इसका आंसर बन जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, यहां 2 है, आप यहां भी 2 ले लीजिए, इधर भी 2 ले लीजिए। समझ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, यहां 2 है, यहां भी 2 ले लीजिए, यहां 3 ले लीजिए। 4 है, सेम इसी के आगे इसको चला दीजिए, यहां भी 4, यहां भी 4। अब इसको इंटू करिए, कितना आया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 चौक 16, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 तिया 15 दूनी 30। क्लियर है, कितना आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आपका आंसर क्या आ रहा होगा 4, 8, 12, 15, ये आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, ये थोड़ा डिटेल हो गया, लेकिन आपका आंसर इससे भी आएगा। समझ पा रहे हैं, क्या करा मैंने, a/2 था तो जो 2 है उसको यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, 2 था इसे यहां लिखा, 3 को यहां लिखा, 4 है उसको यहां भी लिखा। एक तरीका ये था। क्लियर है, एक और इसका तरीका है, उस तरीके को देखते हैं कैसे कर रहे होंगे, यही बताता हूं आपको। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, a/b कितना दे रखा है 2, 1/2, b/c 2/3। अब इस बात को ध्यान से समझिए, b तो दोनों जगह कॉमन है, b तो दोनों जगह समान है। तो क्या करेंगे हम, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a1 b2 और c आपका 3 हो गया। बस आपको c और d को ही तो चेंज करना है 4/5। इसे कहने का मतलब क्या है, इसे आपको 4 से इंटू करना है और इस वाली नीचे वाली टर्म को आपको 3 से इंटू करना है। अगर यहां आपका 3 से गुणा हो रहा है तो ये भी आपका 3 से गुणा होगा, ये 4 से गुणा होगा तो ये भी 4 से गुणा होगा, ये भी 4 से गुणा होगा। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। बाकी ये सारी चीजें क्या हो रही होंगी, आपके माइंड में कैलकुलेट हो रही होंगी। कैसे, 4 था, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। लो जी आंसर आ गया। आपके ऊपर है, आप इसको ऐसे डिटेल में करना चाहेंगे या आप इसको शॉर्ट में करना चाहेंगे या माइंड में ही करना चाहेंगे, आपके ऊपर है। जैसा पसंद आया आप वैसा लीजिए। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे माइंड में ही, लेकिन इसको समझेंगे फिर इसको कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है 1y 3y 6। यदि इस संख्या को हम 11 से भाग कर दें तो y की वैल्यू बताइए। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 से अगर आप किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो उसका रूल जो है वो नियम है, क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अल्टरनेट जो नंबर्स हैं उनका सम, अल्टरनेट नंबर का सम और उन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए। 6 और 3 9 और 1 10, y और y 2y, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 0 आ जाए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, y की जगह पर मैं ऐसा क्या रख दूं कि ये 10 से कट जाए। आप डायरेक्ट बोलोगे सर इसे आप 5 रख दीजिए। जैसे ही मैं इसको 5 रख दूंगा ये
कट जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब y का आंसर कितना आ गया 5। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन सीखेंगे। y की वैल्यू 5 आ गई। आप चाहें तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, y की जगह पर 5 डालिए, 11 से काट के देखिए कंप्लीट कट रहा होगा, 5 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? चलिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 221 है और लाभ 17% है तो क्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 221। बाद में क्या कह रहा है आपसे, तो आप लाभ प्रतिशत उसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट उसका कितना है 17% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। पूछा क्या उसने, आप क्रय मूल्य बताइए, सीपी आपको बता देना है कितना रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सोचिए। उसको लाभ हुआ है, आपको लाभ कब हो सकता है, प्रॉफिट कब हो सकता है। अगर आप इस पेन को 100 रुपए में लेकर आए और इसे 90 में बेचेंगे, क्या आपको लाभ होगा? नहीं होगा। लाभ आपको जब ही हो सकता है जब आप किसी वस्तु को जितने में लेकर आए हैं उससे अधिक रुपए में बेचेंगे। अगर आप उससे कम में बेच रहे हैं तो आपको घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये तो समझ है दुनियादारी की, सभी को पता होगा। वही चीज हमें यहां अप्लाई कर देनी है। देखिए प्रॉफिट और लॉस ये इस तरह के चैप्टर है जिसमें अगर आपकी समझदारी है, बनी हुई है, तो आप इस चीज को बड़े आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एसपी माइनस सीपी आपको 221 दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, जितने में आप एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, सीपी बोले तो क्रय मूल्य। क्लियर है? देखिए ये एसपी सीपी ये चीज आप समझ जाया करिए। आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस चीज की बहुत जिद करते हैं कि सर हिंदी में लिखवाइए, हिंदी में। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, बस वो आपके माइंड में आपने एक वो डर बैठा रखा है कि ये इंग्लिश है तो मुझसे नहीं सॉल्व होगा। आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होना है तो आप क्या करिए, इंग्लिश में लिखना शुरू कर दीजिए, हिंदी में भी। धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा आप हिंदी को भूल जाओगे। समझ पा रहे हो? कोशिश करना, आपको ये चीज भी काम देगी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी कितना दे रखा है 221। प्रॉफिट होता है उसको 17%। एक बात बताइए, प्रॉफिट कब होगा? सीपी से जितना ज्यादा एसपी होगा वही तो उसका प्रॉफिट होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? दोबारा बताता हूं। अगर मान लीजिए सीपी आपका 100 रुपए है, क्लियर है, और सेलिंग प्राइस आपका 117 रुपए है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कितने का फायदा हुआ। आप बोलोगे सर 17 का फायदा हुआ। मैं आपसे यही पूछ लूं कितने परसेंट का फायदा हुआ, आप बोलोगे सर 17% का ही फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि 17 का फायदा हुआ 100 रुपए पर, यही तो परसेंटेज बनता है 17%। समझ पा रहे इस बात को? यही चीज मैं यहां आपको बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों के बीच का अंतर ये जो 221 है, ये 221 कुछ और नहीं है। क्या ये 17 यूनिट की वैल्यू है। 221 जो है आपकी 17 यूनिट की वैल्यू है। उसने आपसे सीपी पूछा 100% की वैल्यू। क्या ये आपका आंसर नहीं आ जाएगा? ध्यान से समझना, क्वेश्चन बस कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं और बच्चे इसको छोड़ रहे होंगे, लेकिन ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम इसको। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 तिया 51। इसका आंसर कितना आ गया 1300। 1300 इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा। जाइए पीडीएफ को डाउनलोड करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें।